कोलाइडी विलयनों को बनाने की विधियां आज पढ़नी थी। अगर कोलाइडी विलयनों को बनाने की विधियां अगर देखा जाए तो दो प्रकार की थी, एक परिक्षेपण विधियां थी और दूसरी थी संघनन विधियां। परिक्षेपण विधियां कब यूज में लाते थे? जब आपके पास कोई भी पदार्थ ऐसा होता था जिसके कणों का आकार 1000 एंगस्ट्रॉम से 1000 नैनोमीटर से अधिक होता था, आप तब परिक्षेपण विधि का प्रयोग करते थे। उन बड़े कणों को तोड़कर या पीसकर छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देते थे और कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते थे। और दूसरी विधियां थी संघनन विधियां, जिनमें छोटे छोटे कणों के आपस में जुड़ने से कोलाइडल सॉल्यूशन बनता था। तो ये दो प्रकार की विधियां थी, उनमें भी अलग अलग प्रोसेस थे। अगर मैं परिक्षेपण विधियों को पढ़ना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले परिक्षेपण विधि में से है पहली विधि यांत्रिक परिक्षेपण, जिसको हम मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड भी कहते हैं। अब मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड जो है ये कोलाइडी विलयनों को बनाने की एक ऐसी विधि है जिसमें बड़े आकार के कण को छोटे आकार के कणों में विभक्त करते हुए कोलाइडी विलयन बनाया जाएगा। तो सबसे पहले बात अपने यहाँ आ जाते हैं, अगर कोई भी मेथड हो, अगर पहली बात ध्यान दें तो हमारे पास यही आती है कि इस विधि का प्रयोग करते हुए हम कौन कौन से पदार्थों के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। तो पहले मैं यही बात लिख देता हूं कि इस विधि द्वारा कौन कौन से पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। तो मैंने लिख रखा है कि इस विधि द्वारा पेंट जानते हो ना सभी, पेंट, वार्निश, गैमक्सीन, बेटा कहीं कहीं गैमेक्सीन भी लिखा होगा, उससे भी परेशान होना नहीं है, ये उच्चारण है, ये थोड़े बहुत अंतर डिफरेंस में आ सकते हैं। गैमक्सीन, डीडीटी। अब डीडीटी का फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिलीन, तो इस फॉर्मूले का फुल नाम भी अगर पूछता है उसको भी बता देंगे। डीडीटी आदि पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, आदि पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो यही होनी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन अपने पास है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और गैमक्सिन भी जानते हो एक प्रकार का कीटनाशक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे तो इस बात को याद रखना है। सेकंड नंबर पर मैं मानता हूं कि जैसे मुझे इनमें से किसी एक का कोलाइडल विलयन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस पदार्थ के टुकड़ों को रोलर मिल में डालेंगे। सॉरी, इसका रोलर मिल नाम न देना, इसका नाम है कोलाइडी मिल। बेटा फिगर ये जो है वो यांत्रिक परिक्षेपण विधि का है। ये जो आपको कुछ उपकरण जैसा दिख रहा है इसका नाम है, नाम तैयार रखना भैया, इसका नाम क्या है, कोलाइडी मिल। अब समझिए कोलाइडी विलयन बनाने वाली मिल को क्या बोलते हैं, कोलाइडी मिल। बेटा अपने यहां अनाज को पीसने की एक मिल नहीं लगी रहती है, तकरीबन वैसा ही सेटअप है। अब अनाज को पीसने के सेटअप और इसमें से क्या डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस है। बेटा इस ऊपर वाली व्यवस्था को कहते हैं हॉपर। हॉपर में से क्या होता है, आप क्या देखते हो घरों में जो चक्कियों में या अनाज को पीसने वाली मशीनों पे जो हॉपर लगा रहता है, वहां से आप गेहूं चावल वगैरह डालते हो तो उसका आटा पीस कर मिलता है यहाँ पे। और ऐसी सिचुएशन पे अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम उन पदार्थों को डालेंगे जिनसे हमें कोलाइडी विलयन तैयार हो सके। जैसे पेंट बनाने वाले कंपोनेंट्स को डालेंगे, वार्निश बनाना है तो उस टाइप के कंपोनेंट को डालेंगे, गैमक्सीन बनाना है तो हम गैमक्सीन के टुकड़ों को डालेंगे। कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होगा इसको यहाँ पर डालेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ पत्थर के टुकड़ों का कोलाइडी विलयन बनाना है तो हम पत्थर के टुकड़ों को छोटा छोटा महीन उसको क्या कहते हैं काट लेंगे, और काटने के बाद उसको कहां पर डाल दिया जाएगा, कोलाइडी मिल में। तो मैं सबसे पहली बात ये लिखता हूं कि हमें अगर इसमें से पहला प्रोसेस करना होगा यही कि जिस भी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर रोलर मिल्क में डाल दिया जाता है। तो मैं यहां लिखता हूं जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, कोलाइडी विलयन बनाना होता है, कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उसे
हॉपर की सहायता से कोलाइडी मिल में डाल दिया जाता है। हॉपर की सहायता से कोलाइडी मिल में डाल दिया जाता है। ये तो बेटा सबसे पहला प्रोसीजर का भाग है। प्रोसीजर में अगर सबसे पहला चरण देखा जाए तो यही करना है, इसमें से डाल देना। अभी ध्यान देने वाली बात है, इसमें बेटा दो पार्ट लगे। पार्ट का मतलब जानते हो ना, घरों में अनाज की पिसाई वाली अगर आप मशीनों को देखोगे उसमें भी पत्थर के दो पार्ट लगे होते हैं। उनमें से क्या होता है, घरेलू मशीनों में से क्या होता है, जिसमें अनाज पिसता है उसमें से एक पार्ट फिक्स रहता है और पत्थर से बना दूसरा पार्ट क्या होता है, रोटेट होता है। कोलाइडी मिल में ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस है। कोलाइडी मिल में ये चीज डिफरेंस क्या है, कोलाइडी मिल में दोनों पार्ट, ऊपर वाला भी नीचे वाला पार्ट, दोनों रोटेट होते हैं, दोनों घूमते हैं। बशर्ते मैंने बना रखा है कि अगर एक ऊपर वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो दूसरा वाला नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। दोनों की डायरेक्शंस कैसी रहती हैं, अलग। और बेटा अब एक और नई बात अगर बताएं तो ऐसी स्थिति में ये जो कोलाइडी मिल होती है उसके पार्टों के मध्य अगर देखा जाए चक्रण, तो बेटा 7000 चक्कर प्रति मिनट लगाते हैं ये। अब 7000 चक्कर प्रति मिनट का मतलब 3500 चक्कर तो लगाता होगा, 3500 चक्कर लगाता होगा ऊपर वाला पार्ट। और पार्ट का मतलब समझ रहे हो ना, पार्ट का मतलब वो पत्थर का बना हुआ हिस्सा। और तकरीबन 3500 चक्कर प्रति मिनट लगाता होगा नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि दोनों पार्ट 3500 चक्कर राउंड पर मिनट ऊपर वाला लगाता है और तकरीबन 3500 राउंड पर मिनट लगाता है नीचे वाला। अगर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए चक्कर लगाता है। अब आप समझने वाली बात, 7000 चक्कर प्रति मिनट बहुत तेज होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस पदार्थ को आपने डाला है उस पदार्थ के कणों का आकार तो बड़ा हो सकता है, लेकिन रोलर मिल में दो पार्ट के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है, जितना, वैसे तुम लोग भी जानते होंगे, हम दो पार्ट के बीच की दूरी इतनी कम रखेंगे जितना हमें एक आकार का पार्टिकल चाहिए होगा। जैसे घर में भी अनाज पीस रहा, तुमको और भी महीन या छोटे आकार का अनाज चाहिए, आप क्या करते हो, दोनों पार्ट के बीच की दूरी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये दोनों पार्ट के बीच की दूरी को एडजस्ट किया जाता है कितने दूर पर। तो बात आती है कि इसको कितनी दूर पर एडजस्टमेंट करें, इतनी दूर पर एडजस्टमेंट करो कि इन दोनों पार्ट के बीच की दूरी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। क्योंकि अगर इनके दोनों के बीच की दूरी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो बेटा इनसे पिसकर निकलने वाले पार्टिकल्स भी कितने की रेंज में होंगे, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम क्या लिखेंगे, रोलर मिल में डाल दिया जाता है। हम एक बात बताएंगे, अब दो चीजें तो पक्का है। एक तो ये बताएंगे इनके रोलर मिल के दोनों पार्टों के बीच की दूरी तकरीबन कितनी रखी जाती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। और दूसरी चीज बताते हैं कि ये दोनों पार्ट मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तकरीबन 3500 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से। तो दोनों का रिजल्टेंट अगर चक्कर देख लिया जाए तो 7000 चक्कर प्रति मिनट हो जाता है। तो ये दो वाली बातें तो पक्की बताई जाए। तो एक लिखते हैं, क्या बताएंगे कि कोलाइडी मिल में उपस्थित दोनों पार्टों के बीच की दूरी लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य रखी जाती है। और ये तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य क्यों रखी गई, क्योंकि हमें इसी साइज का तो पार्टिकल चाहिए। और अच्छा ये वाली बात तो बतानी थी कि रोलर मिल में उपस्थित दोनों पार्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए तकरीबन लगभग रिजल्टेंट चक्कर कितने लगाते हैं, 7000 चक्कर प्रति मिनट। तो ये भी लिख देते हैं एक बात
लिखेंगे कोलाइडी मिल के पार्ट 1 मिनट में लगभग 7,000 चक्कर को पूरा, मैं दोनों का लिख रहा है एक साथ, अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, 3500 नहीं लिख रहे हैं, 3,500, दो तो एक साथ लिख देते हैं। 7,000 चक्कर 1 मिनट में लगभग 7,000 चक्कर लगाते हैं 7,000 चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, 7,000 चक्कर भी मतलब इनके घूमने की स्पीड भी बहुत तेज है और इनके बीच का गैप भी बहुत कम है। तो अब एक बच्चों के मन में बात आने लगती है कि अगर क्या होता होगा उस समय। भाई जब हमने पार्टिकल डाला तो ये तो पार्टिकल बहुत बड़े आकार का है, अब जब इसको रोलर मिल के अंदर भेजते हैं तो इन दोनों पार्ट के बीच की दूरी तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। मैं क्या सोचता हूं, इन दोनों के बीच की दूरी तो इतनी है, गैप इतने पार्टिकल के बराबर, लेकिन मैंने कितने साइज का पार्टिकल डाल रखा है, इतने पार्टिकल। क्या ये बड़ा वाला पार्टिकल इन दोनों पार्ट के बीच में आ पाएगा? ये भी तो बात होती है कि जो हमने पार्टिकल डाल रखा है बेटा उसका साइज तो बहुत बड़ा है और रोलर मिल में जो पार्टिकल निकलेंगे यहां से उनका साइज बहुत छोटा है। तो क्या इतना बड़ा पार्टिकल इन दोनों पार्ट के बीच में एडजस्ट हो सकता है? तो बेटा हम तुमको बताएं, एडजस्ट हो सकता है। कैसे एडजस्ट हो सकता है? क्योंकि होता क्या है, इस रोलर मिल के कोलाइडी मिल के जो बीच वाला भाग होगा वहां पर पार्ट में गहराई होती है। गहराई का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से पार्ट बने होते हैं। तो यहां पर जब रखे रहते हैं पार्ट तो बीच वाले हिस्से पर गैप कैसा रहता है? ज्यादा। और जब बीच वाले हिस्से पर गैप ज्यादा रहता है तो ये पार्टिकल आसानी से बीच में आ जाते हैं और पार्ट के चलने पर ये पार्टिकल कहां भागते हैं? किनारे की ओर। और जैसे जैसे आप पहिए पर किनारे की ओर चलते हैं उनके बीच का गैप लगातार कैसा होने लगता है? कम। तो फिर बड़े वाले पार्टिकल टूट टूट कर छोटे 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 पार्टिकल्स में क्या होते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। और जैसे ही पार्ट के बिल्कुल किनारे वाले हिस्से पर आता है तो वहां के बीच की दूरी भी बहुत क्या हो जाती है? कम। कितनी हो जाती है वो हम लोगों ने लिख रखा है कि 1 नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर के बीच में? 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो ये ध्यान रखना, दोनों पार्टों के मध्य भाग की ओर पार्ट के बीच का गैप कैसा रहता है? अधिक। जैसे जैसे आप किनारे पर चलते चले आओगे बेटा गैप लगातार कम होता चला जाएगा और सबसे कम गैप कहां होगा? बिल्कुल एंड पर, लास्ट में। तो इस प्रकार से इतने चक्कर प्रति मिनट लगाता है। अब इसके बाद से जो यहां से आपको पाउडर मिलेगा 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल का आकार है तो आपको तो पाउडर ही मिलने वाला है। वो पाउडर आसानी से द्रव के कांटेक्ट में लाकर आप कोलाइडी विलयन बना सकते हो। अब सोचने वाली बात है, पिंट देखा है ना तुम लोगों ने? अब पिंट के जो पार्टिकल होते होंगे उनका साइज इतना होता होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब इन पार्टिकल को जैसे ही हम द्रव के कांटेक्ट में लाएंगे आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो हम इस बात को भी लिखते हैं, अब मिल से प्राप्त पाउडर या चूर्ण भी कह सकते हो, मिल से प्राप्त पाउडर को द्रव के संपर्क में लाकर आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जा सकता है। कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जा सकता है। किया जा सकता है। बेटा लास्ट में 1 नंबर तो सबके लिए लिखा जाएगा। 1 नंबर क्या लिखा जाएगा? देखो क्या होता है, जब कोलाइडी विलयन में से पेंट के पाउडर को लिया और उसको द्रव के कांटेक्ट में लाए, कोलाइडी विलयन तो मिल बन गया, लेकिन शीघ्र ही कोलाइडी विलयन में देखने को ऐसा मिलता है क्योंकि ये द्रव विरोधी हैं। याद आ गई होगी पुरानी बात,
द्रव विरोधी की तो विधियां पढ़नी है हम लोगों को। द्रव विरोधी है तो होता क्या है कि पेंट के पार्टिकल जैसे ही विलायक के कांटेक्ट में आते हैं कोलाइडी विलयन तो शीघ्र बन जाता है इसी सिचुएशन पे। लेकिन क्योंकि ये द्रव विरोधी कोलाइड है, ये कोलाइडी विलयन शीघ्रता से स्कंदित होने लगते हैं, अर्थात पेंट के पार्टिकल अलग होने लगते हैं और द्रव पदार्थ क्या होने लगता है, अलग। तो हम इन दोनों को एक दूसरे से अलग ना होने दें, इसलिए इसमें से कुछ पदार्थ मिलाया जाता है। जो पदार्थ मिलाया जाता है उनको कहते हैं स्थायी कारक। स्थायी कारक क्या करता है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को परिक्षेपण माध्यम में विस्तृत होने देता है, बटने देता है, बराबर बनाए रखता है। और नहीं तो होगा क्या, अगर आप इसको नहीं डालोगे स्थायी कारक को, तो होगा क्या, कुछ देर बाद पेंट के पार्टिकल सब एक तरफ बैठ जाएंगे बर्तन की तली पर और द्रव क्या हो जाएगा, अलग चला जाएगा। तो द्रव अगर पेंट से अलग हो जाएगा तो फिर पेंट खराब हो गया, बेकार हो गया पेंट। तो पेंट का पार्टिकल लगातार द्रव में मिला रहे, इसके लिए हर एक कोलाइडी विलयन में लास्ट में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, और जो पदार्थ अंत में मिलाए जाते हैं ताकि पेंट लगातार अच्छे लंबे समय तक बना रहे, ऐसे पदार्थों को स्थायी कारक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, चाहे जो भी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि आ जाए, भैया लास्ट में ये बात जरूर लिखना कि अंत में इसमें क्या मिलाया जाता है, स्थायी कारक, ताकि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के साथ जुड़े रहें। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम से कैसे ना हो, अलग। अगर अलग हो गया तो क्या हो गया, द्रव अलग हो गया, पेंट अलग हो गया, बेकार हो गया पेंट। तो इसमें से एक बात लिखेंगे, अंत में स्थायी कारक को मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो बेटा लास्ट नंबर हो गया कि अंत में स्थायी कारक को मिला देते हैं ताकि पेंट के जो पार्टिकल हों वो द्रव में क्या रहे, परिक्षिप्त रहें, बराबर कोलाइडी विलयन बनाते रहें। अब बेटा पहली विधि तो हम लोगों ने पढ़ लिया यांत्रिक परिक्षेपण विधि, जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाकर तैयार करेंगे। अभी दूसरी विधि का बेटा फिगर तो मैंने यहां बना रखा था, अब एक काम करेंगे, फिगर यही बना रहेगा, लिखेंगे उधर वहां। इसको क्या कहते हैं, या तो इसको हम एक नाम से जानते हैं विद्युत विघटन विधि, विद्युत विघटन विधि, या बेटा इसको एक और नाम से जानते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। इस नाम से ये काफी ज्यादा फेमस है, ब्रेडिंग आर्क विधि। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेडिंग आर्क मेथड। तो ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहता है, तो हम इसी विधि का प्रयोग बेटा करने वाले हैं। अब ब्रेडिंग आर्क विधि में मैं कोई भी विधि पढ़ूं, सबसे पहले तो भैया हम लोग इसी बात पर ध्यान देते हैं कि इस विधि द्वारा कौन कौन से पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। देखो मैंने लिख रखा था। अब आता है ब्रेडिंग आर्क विधि, सर जी यूज में लाओगे तो ब्रेडिंग आर्क विधि से कौन कौन से पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस बात को लिखता हूं, कौन कौन से। इस विधि द्वारा धातुओं जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड तथा कॉपर आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। तो ये बात बेटा सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी विधि आपको पढ़नी हो, सबसे पहले ये बात तो बेटा हमेशा ही ध्यान रख लेना। ये बात पहला नंबर पे रहेगा कि कौन कौन सा प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है। तो अच्छा, इस विधि द्वारा, ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा केवल आप धातुओं के कोलाइडी विलयन ही बनाते ही हैं। अच्छा, जानते हैं धातुओं के कोलाइडी विलयन इस विधि द्वारा क्यों बनाया गया? क्योंकि इस विधि द्वारा आपको चाहिए विद्युत धारा का प्रवाह, और विद्युत धारा का प्रवाह केवल किन में होता है? धातुओं में। अभी सोचो, अभी रबड़, अभी मैं ऐसा बोल देता थोड़ी देर के लिए, क्या बोलता कि पेंट बनाना है, तो पेंट ऐसे पदार्थों से बनता है जो विद्युत के कुचालक होते हैं।
अब सोचो अगर विद्युत कुचालक होता है क्या उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता था? नहीं, कोई भी अर्थ नहीं था उनका बनाने का। तो जैसे ही ब्रेडिंग आर्क का प्रयोग करें, विद्युत धारा का प्रयोग किया गया। विद्युत धारा का प्रयोग मेटल्स पर करना चाहिए क्योंकि वे विद्युत की कैसी होती है? सुचालक। आपको भी सर स्वर्ण धातु का कुलाडी विलयन क्या करेगा? आखिर इन धातुओं के कुलाडी विलयन क्यों बनाया गया? तो बेटा इन धातुओं के कुलाडी विलयन पेंट के फॉर्म में भी काम करते हैं और अदर फॉर्म में भी काम करते हैं। सोने, आपने सुना होगा नहीं, कोई अभी डुप्लीकेट चेन लेके आए, फिर उस पर सोने का पानी चढ़वा लिया और इसके बाद पहन के भैया पार्टियों में घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चेन जो है बिल्कुल सोने की है, ओरिजिनल है। तो ये सारे काम गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन से होगा और गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इस विधि द्वारा प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। अब सबसे पहले बनाने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां, भैया परिस्थिति तो सबसे अनिवार्य है। अच्छा परिस्थिति में देखो, मैं पर देखता हूं इसको, एक बड़ा सा पात्र लेना है और उस बड़े से पात्र के अंदर हिम मिश्रण को भर देना है। हिम मिश्रण जानते हो किसको कहते हैं? बर्फ के साथ नमक का मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं? हिम मिश्रण। मैं पहली बात देखो बोलता हूं, ये बड़ा सा पात्र है, अभी अंदर वाले को ध्यान मत देना है, अभी बाहर वाला पात्र है और इसके अंदर ये कुछ टुकड़े दिख रहे हैं, ये क्या है? हिम मिश्रण। और पूछना है हिम मिश्रण क्या होता है? तो बताते हो बर्फ का नमक के साथ मिश्रण कहलाता है हिम मिश्रण। पहले लिख लेते हैं, फिर हिम मिश्रण को और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्या लिखते हैं? सर्वप्रथम एक बड़े से पात्र में हिम मिश्रण, ब्रैकेट के अंदर आइस प्लस NaCl को भर लिया जाता है। अब बात आती है सर जी हिम मिश्रण को क्यों भरा? आखिर अगर हिम का मतलब था तो केवल आप आइस ले लेते, ये नमक का मिलाना क्या जरूरी था? बेटा बिल्कुल मिलाना जरूरी था। इसके दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा सुनो, पहला फायदा ये मिलता है कि बर्फ शीघ्रता से पिघलती नहीं। उसका रीजन ये है कि आप लोगों ने एक आर्टिकल मेरे ख्याल से पढ़ रखा होगा, हिमांक में अवनमन। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को अगर जल में मिला दिया जाता था तो विद्युत अपघट्य पदार्थ की उपस्थिति में जल का हिमांक क्या हो जाता था? घट जाता था और इस घटना को कहते थे हिमांक में अवनमन। तो जैसे नमक को बर्फ के साथ मिलाते हैं, हिमांक में अवनमन आ जाता है, अर्थात हिमांक कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। बर्फ लंबे समय तक ठंडा बनी रहेगी, वैसी बनी रहेगी। अरे यार ये बात बताएं तो एक एग्जाम्पल तुमको ऐसे भी तो बताया जा सकता है। तुम लोगों के यहाँ आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं ना, हालांकि अब टेक्निकली जो है ये काफ़ी चीज़ें स्ट्रांग हो गई हैं। तो अब जब वो आइसक्रीम बेचने वाला ठेला आता है तो उसमें से अब इलेक्ट्रिकल चार्ज वाली भी आती हैं। ऐसे नहीं ठेले इलेक्ट्रिकल चार्ज वाले भी आते हैं, लेकिन जिनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज सिस्टम नहीं होता उनमें से कभी तुम ध्यान से देखना तो डिब्बे दो अलग अलग बर्तनों के होंगे। एक बड़ा डिब्बा, उसके अंदर एक छोटा सा डिब्बा। उस छोटे डिब्बे के अंदर क्या रहता है? आइसक्रीम। लेकिन उस छोटे डिब्बे और बड़े डिब्बे के बीच में एक गैप होता है। उस गैप में उनसे पूछोगे आप कि अंकल जी क्या इसमें से रखा था आपने, वो बताएंगे बेटा इसमें बर्फ है और क्या है? नमक। हालांकि वो साइंस के नियम को अच्छी तरीके से नहीं जानते, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि बर्फ को अगर नमक के साथ मिला के भर दिया जाए तो वो बर्फ का जो होती है वो आसानी से शीघ्रता से पिघलती नहीं, क्योंकि शीघ्रता से पिघलती नहीं, अंदर का वातावरण एक लंबे समय तक ठंडा रहता है। सोचो अगर बर्फ जल्दी से पिघल गई, क्या वातावरण ठंडा बचेगा? नहीं। और क्योंकि वो बर्फ लंबे समय तक वहां टिकी रहती है, वो अंदर वाली आइसक्रीम को लंबे समय तक ठंडा रखती है। कुल्फी जमाने वाले हम लोगों के टाइम में आते रहे हैं, अब तो इधर आने कम हो गए हैं। तो वो क्या करते थे? इंस्टेंटली, तुरंत, जैसे ऑर्डर करते थे कि हमको एक कुल्फी चाहिए, तब तक वो 5 से 10 मिनट में एक कुल्फी जमा देते थे। करते क्या था? वो सेम सही सिस्टम यही था, बनाए हुए रखे थे हिम मिश्रण नमक का, और ये हिम मिश्रण जो जल्दी से पिघलता नहीं है और ठंडक बहुत देर तक देता है, क्योंकि हमें भी इस प्रोसेस में ठंडक बहुत देर तक चाहिए। देखो ये हमने हिम मिश्रण यहाँ पर क्या कर रखा है? भर रखा है। तो हिम मिश्रण का पहला फायदा क्या रहेगा? कि बर्फ पिघलती नहीं, इसलिए इससे हम ठंडक कितनी ले सकते हैं? बहुत देर तक। और दूसरा पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा, हिम मिश्रण में अगर बर्फ है तो टेम्परेचर बहुत लो रहता है, बहुत कम टेम्परेचर होगा।
और ऑब्जेक्ट को आसानी से शीघ्रता से ठंडा कर सकते हैं। एक तो लंबे समय तक ठंडक बनाए रखता है, दूसरा बहुत शीघ्रता से वर्क करता है, शीघ्रता से वस्तुओं को ठंडा कर देता है। तो समझ गए बेटा इस बात को। हिम मिश्रण के बाद अंदर बेटा एक और पात्र होगा और उस पात्र के अंदर भरा जाएगा NaOH या KOH का जलीय विलयन। तो ये सेकेंड नंबर पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़े पात्र के अंदर उपस्थित छोटे पात्र में, अंदर उपस्थित छोटे पात्र में NaOH या KOH का जलीय विलयन भर देते हैं। तभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर जी ये NaOH और KOH का जलीय विलयन क्यों भर दिया? दो कामों के लिए, इसके भी दो फायदे हैं। NaOH या KOH का जलीय विलयन, सबसे पहले NaOH विद्युत अपघट्य, अगर इसको जल में घोला जाएगा तो जल में विद्युत चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक तो ये सबसे अच्छा फायदा मिलेगा। और दूसरा NaOH या KOH कोलाइडी धातुओं के लिए कोलाइडी विलयन में स्थायी कारक का काम करते हैं। स्थायी कारक का मतलब समझ रहे हो? एक बार परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कांटेक्ट में आ गए तो ये उनको दोनों को आपस में कांटेक्ट में ही बनाए रखेगा ताकि कोलाइडी विलयन समाप्त ना हो, स्कंदित ना हो। स्थायी कारक का अर्थ समझ गए? तो इस विलयन में एक तो स्थायी कारक का भी काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। अब हमको जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होगा, जैसे मुझे स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, क्योंकि कोलाइडी विलयन बनाना है भैया, चांदी का और तांबे का कोलाइडी विलयन बनाने से कोई फायदा नहीं है। सस्ते काम छोड़ दो, अभी से महंगाई पर आ जाओ। अब हम स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन बनाएंगे तो स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए बेटा ये दो आर्क ली गई हैं। आर्क जानते हो ना, स्वर्ण धातु की छड़ें। अब इन स्वर्ण धातु की छड़ों में से एक छड़ को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और फिर दोनों इन छड़ों को आपस में क्या कराएंगे? टच कराएंगे। बेटा टच कराएंगे तो क्या होता है? विद्युत स्पार्क। आपने ऐसा पहले भी देख रखा होगा कि आप जब भी कभी दो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स को आपस में टच कराते हो तो दोनों के मध्य क्या होता है? स्पार्क होता है। कभी कभी तो लोग घरों में बैटरी जो होती है इसको चार्जिंग की स्टेटस को पता करने के लिए क्या कर देते हैं कि हाँ एक ही साथ एक ही रॉड से दोनों इलेक्ट्रोडों को मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चिंगारी उत्पन्न होती है उसकी इंटेंसिटी देखकर बता देते हैं कहते बैटरी तो चार्ज है इस समय, और वो इंटेंसिटी नहीं देता है स्पार्क तो क्या बोलते हैं कि बैटरी की चार्जिंग पोजीशन जो है या चार्जिंग स्टेटस जो है वो लो है अभी। तो कुल मिला के मैं क्या समझ गया, अगर एक बैटरी से दो टर्मिनल निकाले जाते हैं दोनों टर्मिनल वाले इलेक्ट्रॉनों को आपस में मिलाया जाता है तो बीच में क्या होगा? स्पार्क। ये वाली बात लिख लेते हैं पहले ना। क्या लिखेंगे कि जिन धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उन्हीं के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं। ये वाली बात बता ली भैया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। क्या बात बताते हैं? अब देखो सुनो, अगर दोनों मेटल आपस में या गोल्ड धातु के दोनों इलेक्ट्रोड बनाए गए हैं, अगर ये दोनों धातुएं आपस में टकराई जाएंगी तो होगा क्या? स्पार्क उत्पन्न होगा। स्पार्क टेम्परेचर कैसा जनरेट करेगा? बहुत उच्च टेम्परेचर जनरेट करेगा। स्पार्क वैसे भी टेम्परेचर बेटा बहुत हाई जनरेट ही करता है। तुमको पता है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग की जाती है। आप जिस लोहे के टुकड़े को बैठे बैठे घर में गर्म करते रहोगे और घंटों लग जाएगा, ईंधन भी खर्च हो जाएगा, आप लोहे के टुकड़े को पिघला नहीं पाओगे। लेकिन समझते स्पार्क एक सेकंड में ही लोहे के टुकड़े को क्या कर देता है? पिघला देता है और वेल्डिंग कर देता है। इसका मतलब स्पार्क का जो टेम्परेचर है वो बहुत तीव्र होता है। और बेटा स्पार्क का टेम्परेचर इतना तीव्र होता है कि स्वर्ण धातु आपस में टकराने के बाद पिघलती नहीं बल्कि वाष्प के रूप में बदल जाती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। वैसे तो कायदे से मेटल्स का क्या नेचर है
गर्म होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पिघलना चाहिए। लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है इसका, स्पार्क का, कि स्वर्ण धातु के मेटल्स आपस में टकराने के बाद शीघ्रता से लिक्विड में बदलते हैं और इतना टेम्परेचर हाई होता है कि वे सीधे क्या बन जाते हैं, वाष्प। एक क्षण के लिए लिक्विड में बदले होंगे, लेकिन शीघ्रता से क्या बन गए, वाष्प। अच्छा, वाष्प बन गए तो वाष्प नीचे से कहां जाएगी, ऊपर की ओर। लेकिन नीचे से ऊपर जाते हुए वाष्प धीरे धीरे क्या होने लगती है, ठंडी। और वाष्प ठंडी होते 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 हुए एक और रीजन इसमें से जुड़ा हुआ है क्या, जब वाष्प नीचे से ऊपर जाती है तो वाष्प के कण का आकार तो बहुत छोटा होता है। सोचो, वाष्प का कण तो इतना छोटा होता है कि दिखेगा भी नहीं। लेकिन जब वाष्प गोल्ड धातु की, स्वर्ण धातु की वाष्प नीचे से ऊपर जाती है तो वाष्प के कई पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। और जब वाष्प के कई पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद उनका आकार हो जाता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मेटल जो होती है स्पार्क से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होती है वाष्प के फॉर्म में, फिर उनमें से कुछ पार्टिकल आपस में जुड़कर अपना आकार जो है वो कोलाइडी विलयन के कणों की रेंज में क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। और इस प्रकार से बनता है स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन। अब कहेगा एक बात और आ सकती है कि सर जी स्पार्क हुआ, गर्म हुआ, तो ये स्वर्ण धातु वाष्पित होकर ऊपर क्यों नहीं निकल गई? क्योंकि बेटा हम लोगों ने हिमकारी मिश्रण इसीलिए भर रखा है कि जो भी वाष्प गर्म होकर बनेगी उसको क्या तुरंत किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। और ये वाष्प विलयन से बाहर नहीं जाएगी, बल्कि कहां पर घुल जाएगी, विलयन पर ही घुल जाएगी। और विलयन के वाष्प का विलयन पर घुलने से कोलाइडी विलयन बनकर क्या होगा, तैयार होगा। तो ये वाली बात तो एक हम लोगों को बतानी पड़ेगी कि इतनी तेज स्पार्क टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है कि जो धातु होती है वो द्रव अवस्था में नहीं बदलती, बल्कि क्या हो जाती है, वाष्पित होती है। अच्छा, मैं क्या बताऊंगा, वाष्पित होती तो वाष्पित होती हुई द्रव का तो कण बहुत छोटा छोटा होगा। फिर थोड़ा होता है इनके मध्य में संघनन, अर्थात छोटे छोटे वे वाष्प के पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और मिलकर अपना आकार कितना बना लेते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। तो ये 2 नंबर बेटा लिखने पड़ेंगे। क्या लिखते हैं, विद्युत स्पार्क से धातु के कण या कणों का वाष्पीकरण होने लगता है। वाष्पीकरण होने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है। अगला नंबर क्या लिखेंगे, वाष्पित हुए ये कण, वाष्पित हुए ये कण आपस में जुड़कर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। आपस में जुड़कर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। कोलाइडी विलयन का निर्माण। लेकिन बेटा इस जगह पर एक एक्स्ट्रा बात जबरदस्ती हम इसको रखेंगे, यहाँ क्या बात रखेंगे, अगर आपने दिमाग में सोचा होगा, थोड़ा सा आपको ये बात अलग सी लग रही होगी कि हम लोग परिक्षेपण विधियां पढ़ रहे थे। और परिक्षेपण विधियां मैंने क्या बताया था, बड़े पदार्थ का छोटे टुकड़ों में क्या हो जाना, टूट जाना। लेकिन इसमें से एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बात बताई कि वाष्पित होने के बाद पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ये तो संघनन विधियों में से चला गया। तो हम इसको बताएंगे यहाँ लास्ट में कि जो ये विधि हम पढ़ा रहे हैं इसमें परिक्षेपण भी हुआ है और संघनन दोनों एक साथ हुआ। परिक्षेपण कब हुआ, जब धातु की 2 बड़ी बड़ी मोटी मोटी राडियां आपस में टकराई और छोटे छोटे वाष्प के कण बने, परिक्षेपण हुआ। लेकिन वे वाष्पीकरण फिर से आपस में जुड़ना स्टार्ट हुए तो ये क्या हुआ, संघनन। तो हम क्या बताएंगे, इस विधि में परिक्षेपण और संघनन दोनों संपन्न होते हैं। बस लास्ट नंबर है इसका, इस विधि में परिक्षेपण तथा संघनन
विधियां संपन्न होती हैं। दोनों विधियां संपन्न होती हैं। क्योंकि दोनों विधियां संपन्न हो गई, मैंने इसको लिखा भी, ये नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी अगर ऐसा आएगा कि मतलब कोई ऐसी विधि बताइए जिसमें विक्षेपण और संघनन दोनों एक साथ होता और कोलाइडल सॉल्यूशन बनता हो, तो ब्रेडिंग आर्क प्रोसेस या विद्युत विघटन की विधि इसको कहते हैं, या ब्रेडिंग आर्क मेथड भी उसी को बोलते हैं। एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे। अभी भी कोलाइडल विलयन को बनाने की एक पेप्टीकरण विधि रह जाती है और अन्य विधियां भी हैं, तो इनको नोट करेंगे, फिर इसको देखो पढ़ते हैं दूसरी वाली को। हाँ बेटा, नेक्स्ट विधि को पढ़ते हैं। इसका नाम है पेप्टन या पेप्टीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन के थ्रू मैंने क्या बोला था कि अगर कभी भी कोई भी पदार्थ अपना पढ़ना कि कोलाइडल विलयन के फॉर्म में बदलने की ये वाली विधि पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जरूर बता डालना कि इस विधि द्वारा कौन से पदार्थों के कोलाइडल विलयन बनाए जा सकते हैं। जैसे हमसे पूछेगा पेप्टाइजेशन के थ्रू आप किस प्रकार के कोलाइडल विलयन को बना सकते हैं या कौन से कोलाइडल विलयन को बना सकते हैं। सबसे पहली बात मैं पूछूंगा, अवक्षेप जानते हो? अवक्षेप क्या होता है? किसी रासायनिक, मैं बता भी देता हूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अन्य पदार्थों के साथ अघुलनशील है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ बना जो अभिक्रिया में उपस्थित अन्य पदार्थों में घुलता नहीं है, हमने इस पदार्थ को बताया कि ये क्या है, अवक्षेप। जैसे मैं एक दो बात बताता हूं, साबुन को आपने पानी पर घोल दिया, साबुन तो पानी पर घुला, लेकिन साबुन का क्या बनकर तैयार हुआ, अवक्षेप। ये अवक्षेप पानी पर घुला कि पानी की सतह पर तैरता रहा, पानी की सतह पर क्या रहा, तैरता रहा। अवक्षेप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में बने अन्य पदार्थों के साथ घुलता नहीं है, हम उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और कभी अवक्षेप को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसके लिए डाउन एरो भी बना देते हैं कि ये अवक्षेप है, या अगर डाउन एरो नहीं बनाते हैं तो हम लास्ट में पीपीटी लिख देते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट के लिए, इसका भी अर्थ अवक्षेप होता है। तो अब मैं अवक्षेप पर से बात हटा देता हूं। क्या कहता है, पेप्टीकरण द्वारा केवल उन पदार्थों के कोलाइडल विलयन बनाए जा सकते हैं जो अवक्षेप हैं। अर्थात अगर आपके पास कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप है, किसी भी पदार्थ का ताजा बना हुआ अवक्षेप है, आप पेप्टीकरण द्वारा उस अवक्षेप के कोलाइडल विलयन को तैयार कर सकते हैं। अवक्षेप समझ गए क्या था? अब अवक्षेप अगर बनेगा तो उसका कोलाइडल विलयन ये बन के तैयार होगा। अवक्षेप में होता भी क्या है, पदार्थ के छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा सा गुच्छा बना लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप। मैं दो चार आपको बता भी दूं, जैसे घरों में दूध होता ही है, आप उसको गर्म करते हो, गर्म करने के बाद जब वो ठंडा होता है तो ऊपर फैट का एक क्या बन जाता है, अवक्षेप। होता क्या, फैट के जितने भी पार्टिकल हैं वो सब आपस में जुड़कर द्रव की कहां पर पहुंच गए हैं, सतह पर। तो किसी भी अवक्षेप के कणों का, अवक्षेप क्या है, पदार्थ के कणों का आपस में जुड़ जुड़कर एक बड़े से कण का निर्माण कर लेना जो कि अभिक्रिया में उपस्थित अन्य पदार्थों पर घुलने वाला नहीं। तो हम यहां सबसे पहले बताएंगे कि इस द्वारा कौन से पदार्थों का कोलाइडल विलयन बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा हम किसी ताजे बने हुए, ताजे बने हुए, ताजे बने हुए अवक्षेप, अवक्षेप का कोलाइडल विलयन बनाते हैं, कोलाइडल विलयन बनाते हैं, कोलाइडल विलयन बनाते हैं। एक तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है, कोलाइडल विलयन बनाते हैं तो भैया एक अवक्षेप भी हम बना देते हैं। देखो हुआ क्या बेटा, अवक्षेप में मैंने बताया बहुत सारे छोटे छोटे कण आपस में क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। तो मैंने एक अवक्षेप बेटा बनाकर यहां तैयार कर दिया है, ये है अवक्षेप। और इससे ज्यादा अवक्षेप बनाना भी नहीं चाहिए। इस अवक्षेप में सबसे पहला काम क्या करना होगा मैं बताता हूं। इसके साथ हम इसमें से डाल देते हैं एक पदार्थ जिसका नाम है विद्युत अपघट्य।
विद्युत अपघट्य, सबसे पहला काम विद्युत अपघट्य। अब बात आएगी सर जी विद्युत अपघट्य क्यों डाल दिया तुमने, उसके तरीके को समझते हैं। इंपॉर्टेंट तो फॉर्म वही है, केवल ध्यान देना। अवक्षेप में जो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, इन सभी पार्टिकल्स का आकार जो है वो पहले से 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होता है, बशर्ते प्रॉब्लम क्या क्रिएट है कि इसमें से बहुत सारे पार्टिकल जुड़ गए हैं, तो जो आकार है वो 1000 नैनोमीटर से कैसे चला गया है बड़ा। अगर ये पार्टिकल सब एक दूसरे से छूट जाएं, बन गया कोलर सॉल्यूशन, क्योंकि इन पार्टिकल साइज तो अलग अलग कर दिया जाए तो एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही है। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो प्रकार के आवेशित कण होते हैं। मैंने मान लिया ए पॉजिटिव पार्टिकल है, बी निगेटिव पार्टिकल है। जैसे ही आप इस अवक्षेप में विद्युत अपघट्य को डालोगे, अवक्षेप क्या करेगा, अपनी सतह पर विद्युत अपघट्य के पार्टिकल को अवशोषित करेगा। सॉरी, थोड़ा सा शब्द गलत हो गया है, अपनी सतह पर विद्युत अपघट्य के पार्टिकल को अधिशोषित करेगा। अधिशोषण पढ़ा है, सतह पर क्या कर लेना, चिपका लेना। लेकिन यह अधिशोषण एक अजीब तरीके से संपन्न होता है कि या तो विद्युत अपघट्य का धनावेशित भाग ही या धनायन ही अधिशोषित होगा अवक्षेप पर, और या तो फिर कौन सा आवेश, ऋणावेशित पार्टिकल अधिशोषित होगा, एक ही अधिशोषित हो पाएगा। आपको सर जी पहले से बता दो कौन सा अधिशोषित है, किसी को नहीं पता। यह डिपेंड करेगा अवक्षेप पर, अवक्षेप कौन सा है। पदार्थ का अवक्षेप केवल एक ही प्रकार के आयन को अपनी सतह पर क्या करता है, अधिशोषित करता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव वाले को मान ले कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है इसकी सतह पर क्या हो गया है, अधिशोषित हो गया है। सोचो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां पर चिपक गया तो इस कण पर भी कैसा आवेश बना लिया, प्लस, इस कण पर भी प्लस। अब इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लस बनाकर तैयार करने इधर। सारे कणों पर क्या हो, तो एक्टिव आयन जब मैं कहूंगा कौन सा है तो हम बताएंगे एक्टिव आयन कौन सा है, धनायन, और ऋणायन इस समय एक्टिव नहीं है। तो धनायन अगर एक्टिव हो तो इस प्रक्रिया में मैंने देखा क्या कि धनायन जो है वो सभी अवक्षेप के कणों पर चिपक रहा है। सोचने वाली बात है। अब देखो तुम इसको बताओगे धनायन सभी पार्टिकल्स पे चिपक जाएगा तो समस्त कणों पर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने इस बात को पढ़ रखा है कि समान आवेश वाले पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। क्योंकि समान आवेश वाले पार्टिकल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं बेटा, ये सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के समीप रहेंगे कि अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे ही अलग हो गए तो कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो अलग हो उससे पहले हम इसको एक और पदार्थ में घोलेंगे। काहे में घोलेंगे, द्रव में। भैया ये घुलेगा तभी तो पार्टिकल अलग समझ में आएंगे हम लोगों को। तो हमने उसको द्रव में घोला जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से कैसे हो गए, अलग हो गए। पार्टिकल अलग होते ही मैं जान गया कि विद्युत अपघट्य जो है उसने अपना काम कर दिया और कोलाइडल विलयन बनकर तैयार हो चुका है। तो ये जो बेटा मैंने बताई है बातें, इसको लिखना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं लिखना पड़ेगा तो लिखते हैं कैसे, क्या लिखते हैं, अवक्षेप में विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य को मिलाने पर, अपघट्य को मिलाने पर विद्युत अपघट्य का एक आयन, अब बेटा वो आयन धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। एक आयन अवक्षेप के कणों की सतह पर चिपककर, अवक्षेप के कणों की सतह पर चिपककर, कणों की सतह पर चिपककर, या बेटा चिपककर को ना लिखना चाहे तो ये भी तो लिख सकते हैं अधिशोषित होकर, अधिशोषित होकर अवक्षेप के कणों को
अवक्षेप के कणों को एक समान आवेश दे देता है, एक समान आवेश दे देता है या एक समान रूप से आवेशित कर देता है, रूप से आवेशित कर देता है। और बेटा तीसरी बात लिख दिया जाए, ये वाली बात तो आवेशित तो कर देता है, लेकिन जब हम इसको द्रव के या जल के कांटेक्ट में लाएंगे ये सारे के सारे आवेशित कण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे कि द्रव के संपर्क में आते ही, द्रव के संपर्क में आते ही अवक्षेप के कण प्रतिकर्षण के कारण, अवक्षेप के कण प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से अलग होकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, एक दूसरे से अलग होकर, एक दूसरे से अलग होकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। तो ये बेटा कोलाइडी विलयन बनाने वाली बात होगी। लास्ट में क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को एक रिएक्शन के थ्रू इस बात को समझाना पड़ता है। तो बेटा देखो एक रिएक्शन के थ्रू कैसे समझ जाते हैं हम लोग। हमारे पास एक बेटा ताजा बना हुआ अवक्षेप है, ये अवक्षेप है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ये है अवक्षेप। तो हम इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के नीचे क्या लिख देते हैं समझने के लिए कि ये हमारे लिए काहे का कार्य करेगा, अवक्षेप। या इसको ऐसे लिख दें तो और अच्छा लगेगा, कैसा अवक्षेप, ताजा अवक्षेप। अब हम इसको एक विद्युत अपघट्य के साथ मिलाएंगे। तो बेटा मैंने विद्युत अपघट्य ले रखा है FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ये है विद्युत अपघट्य, समझ जाओगे ना। और जैसे बेटा अवक्षेप को मैंने विद्युत अपघट्य के साथ कांटेक्ट में लाया, मैंने देखा अच्छा विद्युत अपघट्य में Fe पर प्लस चार्ज होगा और Cl पर कैसा चार्ज होगा, माइनस। लेकिन इस दौरान Fe प्लस चार्ज जो वाला भाग जो है ये एक्टिव होता है और ये एक्टिव होकर FeOH की सतह पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, चिपक जाता है। तो क्या हुआ, FeOH होल थ्राइज, ये तो पदार्थ था, अवक्षेप था, इसकी सतह पर कौन चिपक गया है, Fe ट्रिपल प्लस चार्ज। और Fe ट्रिपल प्लस चार्ज के बाद उसके जस्ट साइड में किसको लिख लिया जाए, 3Cl माइनस चार्ज। वैसे 3Cl माइनस चार्ज का कोई विशेष अर्थ है नहीं वहाँ, लिख इसलिए दिया ताकि रिएक्शन को बैलेंस भी दिखने लगे। होता क्या है, FeOH के होल थ्राइज के चारों ओर चिपकी होती है किसकी परत, Fe ट्रिपल प्लस की, ये प्राइमरी लेयर है। और उसके बाद की जो लेयर बनी होगी, पहले FeOH का होल थ्राइज, फिर उसके ऊपर Fe प्लस चार्ज 3 की लेयर, और उसके भी ऊपर रहता है Cl माइनस चार्ज की लेयर। क्योंकि ये Cl माइनस चार्ज की लेयर जो होती है वो कैसी होती है, अस्थाई। इसलिए हमने इस लेयर को बताना कि इस लेयर को कोई खास आप अर्थ नहीं देना है, इस चीज को आपको बस इतना ध्यान देना है FeOH के होल थ्राइज के ऊपर Fe ट्रिपल प्लस चार्ज की लेयर चढ़ गई, और लेयर चढ़ जाने पे ये तो सभी FeOH पे के कणों पर हुआ होगा, और सभी FeOH के कणों पर अगर प्लस चार्ज की लेयर चढ़ गई है तो ये सारे के सारे FeOH के होल थ्राइज के पार्टिकल एक दूसरे से कैसे होंगे, अलग होंगे, और अलग होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाकर तैयार करेंगे। तो एक रिएक्शन जो इसका तैयार रखना, इसको नोट कर लेते हैं। ये तो हम लोग विधि पढ़ चुके हैं, बाकी विधि को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर।